बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाजरीन, ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो मुतहर्रिक होने की तवक्का की जा रही है और अपोजिशन जमातों ने मुल्क में अमन ओमान की सूरत पर गौर करने के लिए एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्कद करने का फैसला किया है और जिसमें हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल और मुमकिन जो है हिकमत अमलियों पर जो है वो बात करना है और हिकमत अमलियाँ जो है तश्कील देना है। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत पर भी मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं और सरमायाकारों का जो एतमाद है वो मुतजलजल नजर आता है, जिसकी वजह से नई सरमायाकारी में कमी और बेरोजगारी में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें मुआशी इस्तेहकाम का और सियासी इस्तेहकाम का, तो इनका आपस में चोली दामन का साथ है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम अगर हो तो मुल्क तरक्की की राह की तरफ गामजन होता है। ताहम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी देखने में आ रही है और अपोजिशन का एक नया ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ अपोजिशन की सियासी जमातें न सिर्फ पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और दीगर सूबों की जमातें शामिल होंगी, बल्कि वफाकी जमातें भी जो हैं इस अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की कोशिश करेंगी। एक पहले भी इजलास इस तरह का APC का होना तय पाया था, लेकिन वो इजलास हमने देखा कि सबूतास हुआ और होटल में जहां वो होना था पहले 2-3 मुकामात तब्दील किए गए। उसके बाद जहां पे मुनक्कद होना था वहां पे छलांगे लगाकर अंदर गए और उसके बाद जो है इत्तेहाद का जो है इजलास हुआ, अपोजिशन इत्तेहाद का। अब नया इसमें क्या होने जा रहा है, ईद उल फितर के बाद कौन से सियासी महाज गर्म होने जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ आज जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और सीनियर तजियाकार जनाब यासर शहजाद साहब, हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद हसन मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले यासर साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो आपको खुशामदीद, काफ़ी अरसे बाद आपने वक्त दिया हमें, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है, कोई आपको गैर मामूली नजर आ रही हैं चीजें कि ईद उल फितर के बाद आपको लगता है कि गैर मामूली APC का इजलास होगा जिसमें आल जमाती कॉन्फ्रेंस होगी, कोई हलचल नजर आ रही है आपको सियासत में? इसके लिए तो बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, हालात के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक ठहर गई हैं। पहले धरने, फिर नारे, अब जो है अब सिर्फ पटाखे रह गए। एस्टेब्लिशमेंट ने और जो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने मिल के जो PTI से हवा, गुब्बारे से हवा है वो निकाल दी है। अच्छा, अब जो वर्कर्स हैं, आप ये बात समझें कि जो वर्कर्स हैं उनको भी समझ लग गई है कि लीडरान अपने ठंडे कमरों में बैठ के सिर्फ तकरीरें और प्रोग्रामों में स्काइप के जरिए बैठ के सिर्फ झूठे और खोखले वादे करते रहे PTI के। तो मैं ये बात समझ रहा हूं कि अब जो है अवाम का निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि जो उनके खास वर्कर थे जिन्होंने आपकी KPK में इलेक्शन जितवाने में बड़ा साथ दिया, जिनका नाम शेर अफजल मरवत है, जो उनके साथ PTI ने किया वो काबिल शर्म बात थी। उससे वर्कर बड़ा डिसहार्ट हुआ है, क्योंकि PTI का ये एक वतीरा रह चुका है कि मीठा मीठा हब हब, कूड़ा कूड़ा थू थू। और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान जो हैं वो कभी भी अपने सामने अपने मते मुकाबल को बंदा देख नहीं सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा जो है वो दोनों तरफ से बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। बानी PTI भी थोड़ा सा अपनी जो उनको समझ आ गई है कि अब अगर मैंने इस मुल्क में आगे जाके सियासत करनी है तो वो मुझे सियासत करनी पड़ेगी, यहाँ पे जहारियत और दहशतगर्दी और इंतशार वाली जो सियासत है वो नहीं हो सकती पाकिस्तान में। तो उसके लिए उन्होंने भी, आपने देखा है कि अब अपने बयानों में काफी ज्यादा नरमी लानी शुरू कर दी है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब दोबारा जो लोग अपने आप को आगे लाना चाहते हैं या जिंदा रखना चाहते हैं, उन्होंने टॉक शो में बैठ के PTI के जो रहनुमा है उन्होंने शुरू कर दिया है कि जी हम एक तहरीक चलाएंगे, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पूरा, मतलब वो जो एक उनका
दहशतगर्द डिजिटल मीडिया में लोग बैठे हुए हैं। जैसे आपने देखा कि हमें उससे बलूचिस्तान में भी बहुत नुकसान हुआ। बलूचिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है, ये बात मानी जाती है, लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया देखें तो आपको लगेगा कि वहां पे कोई खाना जंगी लग गई है। तो आपका देखने का जो नजरिया है, अब जो बाशऊर अवाम है उसको भी समझ आने लग गई है कि ये जो पीटीआई के लोग हैं जो खास तौर पे पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप उनकी पोस्टों को चेक करें, टिकटॉक चेक कर लें, इनका इंस्टाग्राम चेक कर लें, इनका एक्स चेक कर लें, जिस तादाद के साथ उनके फॉलोअर बढ़े थे, उनके व्यूज बढ़े थे, वो कम होना शुरू हो गया, उनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया। अवाम इस टाइम भूख में, मुफलसी में अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस दफा पहली दफा ऐसे हुआ है कि ईद के दिन है, आपके सर पे हैं, आपके मीडिया हाउसेज की तनख्वाही नहीं मिली। इस दफा पहली दफा हुआ है कि आपके इस्लामाबाद की 2 बड़ी मंडियां हैं जहां पे आपकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जैसे एक I9 और एक आपका रवात। अब आप ये देखें कि वहां पे रवात में 70% जो है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री बंद हो गई है। I9 I10 में 70% इंडस्ट्री बंद हो गई है। अब जब इतना बड़ा आपको खला मिला है तो इस टाइम जो सबसे अहम चीजों पे जो कोई ना गवर्नमेंट बात कर रही है ना अपोजिशन बात कर रही है, वहां पे जो उनके उनके मुलाजमीन हैं, जो उनकी अफरादी कुव्वत थी, वो भूख और मुफलसी का शिकार हो गए। उसकी वजह से स्नैचिंग, वारदातें, डकैतियां, भूख पड़ेगी तो ये काम तो होगा, वो बढ़ गई। अब भी ईद आने में 5 से 6 दिन पड़े हुए हैं तो पीटीआई ने और उनके हवारियों ने टॉक शो में बैठ के एक नया जनाब रद्दा रख दिया कि हम ईद के बाद हम जनाब तहरीक चला रहे हैं। 9 मई के अलावा वो भी एक सोची समझी साजिश थी, तरीके बानी तरीके इंसाफ की, जिसकी वजह से एकदम अवाम बाहर निकल आई और वो हमले हो गए, फौजी अदारों पे हमले हो गए, रियासत पे हमले हो गए। उसके बाद आज तक इतने धरने और इतनी जो आपने जंगें देखी हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान का ये एक शहर नहीं बंद कर सके। ये तो आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी नाहली है, वो बंद कर देते हैं, वो कंटेनर लगा और वो लगा। इस एपीसी अगर ये बुलाते हैं, बुला रहे हैं, तो इस एपीसी के कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई नताइज बरामद होंगे इस दफा? एपीसी क्या है? पाकिस्तान में 4 ऐसी जमातें हैं जिसको आप अफरादी कुव्वत के साथ बाहर निकाल सकते हैं। एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून, एक मौलाना फजलुर रहमान की जमात और एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ठीक है, एपीसी में अब इनको ये गलत फहमी हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उस एपीसी में जाके इनके लिए जलसे जुलूसों में, क्योंकि वो एक मजहबी जमात है, उनके लोग बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि देखें, मजहबी जमात ही ऐसी है जो एक फंड रखती है अवाम को घरों से और मदरसों से बाहर निकालने का। सही। और मैं ये बात आपको, मेरे जराए ये बात आपको, पहले मैं ये आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान इनकी किसी ऐसी इंतजारी तरीक में साथ नहीं देंगे। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं डोगर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अपोजिशन जो जमाते हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली मुमकिन तौर पर हिकमत अमली जो अपना सकते हैं? काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत के साथ अलायंस में जमाते हैं वो भी इस वक्त हुकूमत से नाराज दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कल DGFIA का नोटिफिकेशन हुआ और जो DGFI है उनको पता ही नहीं था कि रात को ये क्या हो गया। उसके बाद फौरी तौर पर वो जो है नोटिफिकेशन वापस भी हुआ। ज़राए का ये कहना है कि रिपोर्टडली के ईवान सदर से ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह उसको कवर करने की कोशिश की गई और इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि मौजूदा जो DGFI हैं वो मुकम्मल तौर पर जो ह्यूमन स्मगलिंग हैं उनको पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो चीज़ें हमने रिपोर्ट की, जो हमारी मालूमात हैं, जब से इन्होंने DGFIA का चार्ज लिया है नहायत ही एक्टिव दिखाई देते हैं। अब बातें ज़रा अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन के जितनी भी जमातें हैं उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, अवामी मफादात किसी के नहीं हैं। ज़ाती मफादात के लिए आपको पता है सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अगर आप JUI फे को
दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। केपीए में तो उन्होंने अपना वोट बैंक तो कायम रखना है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे केपी के हो। अब मौजूदा जो सूरत हाल है, अवाम को जिस तरह पीटीआई के रहनुमाओं ने, जिस तरह यासर साहब ने भी अर्ज की कि अवाम जो है वो पीटीआई से थोड़ी सी दिल बर्दाश्ता हो गई है, नाला नजर आती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि बानी पीटीआई की जेल में मौजूदगी के साथ साथ जो यहाँ पर पार्टी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो ग्रुपिंग हो रही है, लॉबिंग हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, शेर अफजल मरवत की यासर साहब ने मिसाल दी। इस तरह बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि बानी पीटीआई को जो रिपोर्ट पेश की गई है कि वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सा हम बात को आगे लेके कुछ चीजें हमें बड़ी हकाइक के साथ बयान करनी चाहिए। हुकूमत तो है ही नहीं पाकिस्तान में, हुकूमत तो यहाँ पे उसका नामो निशान भी नहीं है। अगर एक ये खबर बन सकती है कि एक पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट और शरीक चेयरमैन और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट DGFI लाने के लिए काफिशें कर सकते हैं, तो वो अवाम के लिए क्या करेंगे? रियासत साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं, वो मौजूदा हुकूमत के लूली लंगड़ी जैसी भी है, हुकूमत तो है। आपको याद होगा रिपोर्टेडली अभी जो इजलास हुआ है पार्लिमानी कौमी सलामती के इजलास का, जो उन्होंने अभी पार्लिमानी इजलास हुआ था सलामती का, उसमें आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को ये कहा है कि आप हमें बॉर्डर पे जाने दें, हमें लड़ने दें, आपने हमें इन कामों में उलझाया हुआ है, आप अपने सियासी मामलात को खुद देखें। यानी कि अब चूँकि बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, वो अपना वापस बॉर्डर की तरफ जाना चाहती है। तो इसलिए हुकूमत के लिए ईद के बाद जो है वो मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे, ख़ास तौर पर जो इनकी अपनी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनसे भी हुकूमत की जो दूरियां वो बढ़ती हुई नजर आ रही है ईद के बाद। सही है। मैं शिदात मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो ये बता दें कि इस दफा जो ये APC होगी, इसके बाद क्या अवाम को एहतजाज और धरनों की तरफ लाने पे माइल किया जाएगा? इस APC का मुमकिन एलामिया क्या हो सकता है, या फिर कुछ और कोई लायामल हुकूमत गिराने का, इन्ना तब्दील करने का, कोई इस तरह का लायामल अपनाने की कोशिश की जाएगी? सर बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। APC की जो आपने बात की है वो सिफर मल्टीप्लाई सिफर ही है, उसका रिजल्ट कोई नहीं है। अगर ये APC बुला भी लेते हैं उसमें ज़ाहिर हुकूमत को तो ये बुला नहीं रहे, ना ही उसकी इत्तेहादी जमातें आ रही हैं, तो ये क्या करेंगे? मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी कि APC के पास इख्तियार नहीं है। नहीं, आप कह सकते हैं क्या फर्क पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून को क्या फर्क पड़ेगा? जी उसकी वजह है ना, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था तो इनको बुलाया गया था, तमाम पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको बुलाया गया था, ये वहां पर नहीं गए। जहां फैसला करने की जगह थी ये लोग वहां नहीं गए। अब अगर ये एक APC बुलाते हैं तो ये एक मिल बैठने का एक बहाना हो सकता है, आपस में मुशावरत हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। हाँ अपने तय वो, मैं ये नहीं कहता वो क्या फैसला करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, लेकिन उसका खबर दी है कि मुस्लिम लीग जो अपना मौलाना फजलुर रहमान की जमात है वो कभी भी इस इंतशारी सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी, वो इनके ऐसे हिस्से का इत्तेहाद नहीं बनेंगे जो मुल्क में इंतशार, एहतजाज या तोड़ फोड़ का वो बाइस बनेंगे। देखें आपको याद होगा कि यहाँ पर एक मुज़ाकरात के लिए एक खसूसी कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन सईद खुर्शीद शाह थे। वहाँ पर भी हुकूमत का एक कोशिश यही थी कि ये लोग वहाँ आएँ, वहाँ बैठ के मुज़ाकरात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बताएं ताकि उसके हल की तरफ जाया जाए, मगर ये उन्होंने उस चीज़ को भी जो है वो चांस जो मिस कर दिया। उसके बाद ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास आया, इनके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, इन्होंने इसको भी मिस कर दिया। अब ये आ रहे हैं जी APC में, APC हो, ग्रैंड अलायंस हो, उसका रिजल्ट सिफर इस वजह से मैं कह रहा हूँ निकलेगा कि इनके पास इख्तियार नहीं है। या तो ये उस APC में किसी एस्टेब्लिशमेंट को साथ बिठाएं, किसी हुकूमती नुमाइंदे को साथ बिठाएं, तो उसका रिजल्ट निकल सकता है। सेकेंडली मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अब APC आप बुलाई, वो अपोजिशन जो रही है वो हुकूमत के खिलाफ रही, तो हुकूमत को क्यों बिठाएगी वो बीच में? हाँ जी, APC का मतलब होता है कि ऑल पाकिस्तान जितनी भी पार्टीज हैं आप उसकी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुकूमत को छोड़ के। नहीं, हुकूमत भी एक सियासी जमात से आई है ना, माशाल्लाह से तो नहीं आई, वो भी एक सियासी जमात है। फॉर्म 45 की सियासी वो यही
बिल्कुल आपने 47, 45, 46 हो, कुछ भी हो, इस दायरे से वो आप निकल नहीं रहे। पार्लियामेंट से तनख्वाहें आप ले रहे हैं। जिस वक्त आपको याद है पार्लियामेंट के अंदर तमाम मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ी हैं, तमाम पीटीआई के लोग, तमाम इनके इत्तेहादी लोग क्यों खामोश रहे? उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जी नहीं हमारी तनख्वाहें ना बढ़ाएं, पहले हम जाके खान से डयाला जेल से पूछेंगे कि हमें बताया जाए सर हम अपनी तनख्वाह बढ़वाएं कि ना बढ़वाएं। वहां तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ गई और आपने फौरी तौर पे वो बिल मंजूर कर लिया। जिस वक्त मुल्क का कोई इशू होता है, जिस वक्त आपने कोई फैसला करना होता है, उस वक्त आपको डयाला जेल याद आ जाती है। तो ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। दूसरी चीज में और आपको यहाँ पे बताता चलूं, देखें इमरान खान को ये मालूम है कि वो अगर जेल में है उसकी पॉपुलैरिटी है। मेन जो अलायंस करना है उनका मकसद सिर्फ यही है कि खान बाहर आए। खान अगर बाहर आ जाता है, मेरी आज ये बात आप लिख लें, ये पीटीआई का ग्राफ नीचे आ जाएगा। क्यों? जब तक खान अंदर है तब तक ये जोश है, उबाल है, सारा कुछ है। जब वो एक चीज ही बाहर आ जाएगी तो आप उसका क्या कर लेंगे? सेकेंडली हमारे जराए वापस आए तो नून लीग बिल को फारग देखिए ना, हो जाता है ना, आपका जोश है ना, जोश खत्म हो जाएगा। बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं, हुकूमत ने अब भी उनसे मुज़ाकरात के लिए बात की है कि आप मुज़ाकरात करें, कोई रिश्ता देना। राना सनाउल्लाह ने यह बात वाज़िह तौर पे कही है कि आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगें, अपनी गलती तस्लीम करें तो आपकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। ठीक है, हमारा ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को से बात की है और मौलाना फजल रहमान ऐन मुमकिन है ईद के बाद इमरान खान से मुलाकात करें डयाला जेल के अंदर। ठीक है, खबर है जी मैं दे रहा हूँ आपको। उसमें यह है कि उनसे ये बात की जाएगी, जबकि महमूद खान अचकज़ई, हामिद रजा और अल्लामा नासिर नकवी, इनके साथ पीपल्स पार्टी बात करेगी, ये हमारे ज़राए ने बताया है। दूसरी चीज ये है कि मौलाना फजल रहमान, नून लीग को डर तो है ना, फिर नहीं सुन वो अपनी टीमें तो तश्कील दे रही है ना देखें, के लिए। मैं आपको बता डर रहा तो है, खौफ है उन्हें फिर। नहीं, किस चीज का खौफ है? खौफ किस चीज का है? उनकी हुकूमत चाह रही है, इत्तेहादी उनके साथ तो हैं। फिर क्यों मुलाकातों के? मुलाकात इसलिए कि मुल्क में, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में अर्ज फरमाया है कि मुल्क में माशी इस्तेकाम आ जाए, मुल्क में बेहतरी आ जाए। माशी इस्तेकाम का आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा यासिर साहब से पूछ रहा हूँ, यासिर साहब बैनुल अक़वामी जो सरमायाकार हैं, अगर सियासी कशीदगी इसी तरह रही तो आपको लगता नहीं है कि ये जो सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान में या आना चाहती है या मुमकिन तौर पर आएगी, वो रुक जाएगी इस अदम इस्तेकाम की वजह से? काशिफ ना आ रही है, ना आना चाहती है, ना मुमकिन कोई ऐसा कोई चांस नजर आ रहा है। दौरे जरूर हुए हैं, पैसा जरूर खर्च हुआ है। वजीर आजम साहब ने खूब दौरे किए, खूब बेलारूस के सदर के साथ जनाब उन्होंने पुरजोश उनके इस्तकबाल किए, उनसे बगलगीर हुए, लेकिन आया कुछ नहीं। आप ये सोचो अगर बेलारूस जैसे मुल्क से आज तक कुछ नहीं हुआ, ना कुछ आया और ना कुछ गया, तो बाकी हमें क्या कुछ देंगे? हमें सिर्फ हम वो भी इतने सख्त शराइत ने जो वो शराइत बता रहे हैं वो काबिल कबूल ही नहीं है। देखें जो आप कह रहे हैं ना कि मुल्क में इस्तेकाम, एक नई शराइत वाली बात में माजरत आपकी बात को कथा कलामी के लिए, कि ये एक टैक्स जो था प्रॉपर्टी टैक्स, वो कहते 2% कम कर लें, IMF एग्री कर गया, लेकिन आज की खबर ये है कि IMF ने दोबारा उसका मना कर दिया कि ये आप टैक्स इस पे रिड्यूस ना करें, 2% टैक्स जो है वो कम नहीं करना। आप नहीं समझते कि इससे 200 इंडस्ट्रियां मुतासर होती हैं पाकिस्तान में? अगर देखें खाली 200 इंडस्ट्री नहीं मुतासर होती, पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। पहली दफा जो एक कमेटी बनी इस प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, पहली दफा ऐसा हुआ कि काशिफ उसमें रियल एस्टेट के लोग ही डाले गए। अच्छा, वो आपकी बड़ी जबरदस्त जो थी ओवरसीयर्स की जो सरमायाकारी थी वो पाकिस्तान में आ रही थी। अब मसला ये है, 20 अरब डॉलर में से 10 अरब डॉलर जो तहकीकात है वो कहती हैं कि 10 अरब डॉलर का हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानी का प्रॉपर्टी की मद में पाकिस्तान में आता है। 10 अरब डॉलर वो आता है। उसके बाद जो ब्लैक मनी आपकी उन चीजों में खर्च होती है, जो दहशतगर्दी, वो सारी सरमायाकारी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में आ जाती है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। स्टील मिल बंद है आपकी, PIE आपका बंद है, रेलवे आपका खसारे में है, आप सिर्फ तनख्वाहें देते हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम के खून को निचोड़ के उसमें से निकाल के टैक्स, आप वो पैसे कहाँ देते हैं जो स्टील मिल बंद हुई भी है? आप वो पैसे कहाँ देते हैं जो PIE खसारे में जा रही है? उसको एक तवील अरसे के बाद इजाजत मिली है
बरूने मुल्क जाने की, और हमने यहाँ पे शदैने बजाए। तो ये जो मुल्क में इस्तेहकाम है ये ऐसे आएगा जब तक ये लोग सब एक जगह आके नहीं बैठेंगे। जैसे वहीद ने कहा कि लूली लंगी गवर्नमेंट, लूली लंगी नहीं है यार, ये गवर्नमेंट है ही नहीं। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर ने इनको कहा है ना कि बस करो मेरी जान छोड़ दो, तो आप देखें कि अगर ये जो तज्जिया कर रहे हैं हम लोग, जो डिजिटल दहशतगर्द पीटीआई के बैठे हुए हैं, तो ये लाशें भी बैठी हुई हैं। ये गवर्नमेंट में जो बैठे हैं लाशें बैठी हुई हैं, जिनको स्टैब्लिशमेंट अपने कंधों में लेके थक जाता है बंदा। कोई एथलीट तो है नहीं। जैसे वो आजकल आपको पता है एक पीर आया हुआ, वो एक हाथ से लटक जाता है और कहता है मुझे जिन लटका रहे हैं। अब जनाब वो भी लटकते लटकाते अपने कंधों को लेते लड़खड़ाते लड़खड़ाते चाह रहे हैं, अब कह रहे हैं बस कर दो, थक चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार तो छोड़ें, जो यहाँ पर इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो बैंकों में रख कर सिर्फ सूद खा रहे हैं, नई इंडस्ट्री, और सिर्फ ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे? सर देखिए, पहली दफा मैंने देखा है कि जो हुकूमत है, हुकूमत के जो लगाए गए आईजीज हैं, जो डीएमजी ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो जो सरमायाकार हैं, जो वो जहाँ पर जो बिजनेसमैन है, जो ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस और इंतजामिया के लोगों ने उनकी नाक में दम कर रखा है, उनसे पैसा बटोर रहे हैं। अब देखें, जब आपके मुल्क में एक सनत काम कर रही है, आप किसी बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करेंगे, चाहे वो पुलिस के जरिए हो, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए हो, तो दूसरे लोग जो बाहर बैठे हैं वो कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। सब आप क्या समझते हैं, ये इन्वेस्टमेंट ना होने से जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी रुक गई है, इस सियासी अदम इस्तेहकाम अल्टीमेटली मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है? लेकिन काशिफ साहब, बात यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना दहशतगर्दी का शिकार है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के साथ मिलकर काफ़ी जगहों पे, काफ़ी सारे ममालिक में मुल्क में सरमाया लाने की बात की है, मगर जाहिर है मुखालफत उसी की होती है जिसकी कहीं तारीफ हो रही हो। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में कहीं ना कहीं माशी तरक्की की तरफ हमने कदम रख दिया हुआ है, और यही वजह है कि मुखालफिन जो हैं हमारे खिलाफ जो है वो खड़े हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, उसी के लिए यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है और उसको ये बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी होगी और माशी जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तजियाकार हैं वो भी पूरी उम्मीद है कि माशी हालात जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और जो मुल्क के हालात हैं माशी तौर पर वो भी बेहतर होंगे। लेकिन माशी तौर पर हालात इतने दिगरगू हैं कि मुल्क में गुर्बत की सतह मजीद बढ़ गई है, और इस गुर्बत की सतह बढ़ने से न सिर्फ मुल्क में गरीबों की तादाद में इजाफा हो गया, बल्कि लोगों का रोजमर्रा के जो जिंदगी के मामलात हैं वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। और उन मामलात को चलाने के लिए अब जो है हम देख रहे हैं कि क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है मुल्क में। न सिर्फ इस्लामाबाद तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो दीगर शहरों में भी जो क्राइम की रेशियो है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी बुनियादी वजह गुर्बत ही बताई जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।